लेकिन सारे सब्जेक्ट तो चल ही रहे हैं, ठीक है ना। आप घर पे पढ़ भी रहे होंगे, सब मान रहे हैं, ठीक है ना। पढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो कल से साइंस की जो रहेगी क्लास, ठीक है ना, लाइव पढ़ाऊंगा मैं साइंस। लाइव में मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा। बायोलॉजी से स्टार्ट करूंगा मैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पहले पढ़ा रहे हैं, मतलब बायोलॉजी पहले पढ़ा रहा हूं, सबसे ज्यादा उसका वेटेज आता है, ठीक है ना। आप लाइव पढ़े मेरे साथ, तो मैं पढ़ाया करूंगा, ठीक है ना। नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मेरे साथ क्वेश्चन लगाएं आप, सब लाइव आ जाओ और बैठ के पढ़ेंगे। ऐसे देख रहा है भैया, मैं पढ़ाऊंगा दिलराज, ऐसा लग रहा है बुरा लग रहा हो जैसे। पढ़ाऊंगा तो फिर आ जाइए कल से, है ना। तो आप सब साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जो नहीं पढ़ पाए वो रिकॉर्ड देखना। क्लियर है कि नहीं है। तो आप घर पे तो पढ़े, देखिए मैं आपसे पहले कह रहा हूं, आप इस चीज पे ना रहे कि चलो क्लास में स्टार्ट हो गई तो हम घर पे ना पढ़े। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं कि आप घर पे पढ़ें। समझ में आया कि नहीं आया, आना बोल दो, ठीक है ना। और मैं आपसे बार बार एक चीज की रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूं, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है ना। अपलोड किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐप पे अपलोड हो नहीं पा रहे हैं, आज या कल में हो जाएंगे, वैसे तो आज 100% हो जाएंगे शाम तक, ठीक है ना। जितने भी टेस्ट कर पाए उतने अपलोड हो जाएंगे। वैसे मैंने आपसे 20-25 टेस्ट का बोल रखा है, तो बाकी मैंने पेपर जो सिलेबस की बात का तो बोल रखा ही है, लेकिन अभी से टेस्ट का बोल रहा हूं मैं, जो एक्स्ट्रा टेस्ट रहेंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन मिलेंगे, जो आपको अधिकतर आज डल जाएंगे। मेरा मतलब मानना ये है कि आप टेस्ट जरूर लगाएं। इसलिए नहीं क्योंकि ऐप पे है तो आप खरीदोगे तो मुझे पैसा मिले, आप मत खरीदो। जहां से आपको मिलते हैं ना वहां से लगाओ। बस मेरा ये है कि आप लगाओ, जिसको जहां से लगाना हो वहां लगाओ, ठीक है ना। पर मैं ये मतलब मैं ये कह रहा हूं, देखो पटवारी है, आप जानते हैं कि फाइट बहुत ज्यादा है, कंपटीशन अच्छा खासा है उसमें, और अच्छा खासा नहीं वो तो बहुत अच्छा है। तो बहुत हार्डी कंपटीशन है, पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। आप नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया नहीं पढ़ रही। समझ में आए ना। जिन्हें निकलना है वाकई में बहुत ईमानदारी से और बहुत भयंकर मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे लोगों में खुद का नाम करने के लिए आपको बहुत भयंकर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा बहुत भयंकर और बहुत भयंकर पढ़ना पड़ेगा कि जिसमें थोड़ी सी भी कसर न रह जाए। एक सब्जेक्ट का कम करना मतलब यह है कि सिलेक्शन से बाहर होना ही है। अगर आप एक सब्जेक्ट पे भी कम मेहनत कर रहे हैं तो बाहर होना ही है। समझ में आया कि नहीं। वैसे तो हम सुना लेते आपसे नहीं, लेकिन आप जानते हो कि याद करने देते सुन लेते, लेकिन इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमें सिलेबस भी खत्म करना है। समझ में आया कि नहीं आया। तो सिलेबस की गति बढ़ेगी, पर आपको आपके घर पे भी समय बढ़ाना पड़ेगा जिससे आप उस चीज को कवर कर पाए। तो उसके लिए सबसे एक तरीका रहता है टेस्ट। लगाओ, समझो, पढ़ो, लगाओ, समझो, पढ़ो, यही करो, उससे चीज समझ में आती रहेंगी। समझ में आया कि नहीं आया। आप जानते कुछ ज्यादा समय तो बचा नहीं है अपना, तो ज्यादा समय बचा नहीं, अगर बाकी में 2 महीने अच्छे से मेहनत कर ली, 1.5-2 महीना, जब पार से पार ही दिखाओगे, नहीं तो फिर जब पार तो बैठी है। सब पढ़ा दिया मैंने आपको। आर्थिक वातावरण पढ़ा दिया मैंने। परिभाषा मैंने आपको बताई थी, 3 मैंने इसकी शब्दावली बताई थी आपको। राजनीतिक वातावरण, वो लोग धोरी तुम, राजनीतिक वातावरण बताया ना, साइबराबाद, जहां से पढ़ना। वैधानिक वातावरण, कौन सा, वैधानिक वातावरण, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, राजनीतिक वातावरण में, कौन से राजनीतिक वातावरण में, राजनीतिक वातावरण पढ़ लिया ना हमने, किस तरीके से प्रभावित करता है ये बता दिया मैंने आपको। ये समझा भी दिया था कि राजनीतिक वातावरण अगर स्थिरता नहीं है तो ये मान के चलिए व्यवसाय में भी स्थिरता नहीं है। अगर सरकारें जल्दी जल्दी बदल रही है तो उनकी नीतियां भी बदलती है, और नीतियां बदलने से क्या होता है, व्यवसाय पे असर आता है, ठीक है ना।
राजनीतिक वातावरण में स्थिरता एवं शांति तथा चुनी गई सरकार के प्रतिनिधियों का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण जैसी राजनीतिक परिस्थितियां शामिल होती हैं। ये पढ़ाया था मैंने आपको। उनका क्या दृष्टिकोण है उसके हिसाब से नीतियां लाते हैं, और जैसी उनकी नीतियां होंगी वैसे क्या होगा, व्यापार होगा कि नहीं। मुझे लगता है आप ऐसे देखने लगते हो जैसे कुछ अनजाना बता रहा हूं। जय देश के हो ना तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि राजनीति से कैसे व्यवसाय प्रभावित होता है। फिर सुन लो, अरे हना में कुछ पूछा करे तो कम से कम हना में तो आंसर दिया करे। होता है प्रभावित, कल बताया था कि नहीं बताया था, कैसे प्रभावित हो जाता है, समझाया था कि नहीं। लाइसेंस राज समझाया था तुम्हें, उदारीकरण समझाया था तुम्हें, और एक निजीकरण समझाया था तुम्हें, वैश्वीकरण समझाया तुम्हें। ये सब सरकार के और तकनीकों के परिवर्तन हुए कि नहीं हुए, तो इनसे व्यवसाय परिवर्तन नहीं हुआ होगा। हुआ होगा ना। तो हना में कचू को पैसे लग जाते हैं कहा, तो 2 रोटी कम हो जाते हैं अंदर से। अब कहीं दो फिर खाने पड़ेंगे कहीं। तुम्हें लगता है कि 10 घावल वाला है तो सीधे 20 रोटी कम हो जाएंगी सब्जी। तो देखिए इधर व्यवसाय की सफलता में राजनीतिक स्थितियों का महत्व। स्थायी राजनीतिक स्थितियों के अंतर्गत व्यवसायिक क्रियाओं के पूर्वानुमान में होता है। तो देखिए कैसे होता है। इसके विभिन्न राजनीतिक अशांति एवं कानून व्यवस्था में खतरे के कारण व्यवसायिक क्रियाओं में अनिश्चितता आ सकती है, या इस प्रकार से राजनीतिक स्थिरता अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दीर्घ अवधि परियोजनाओं में निवेश के लिए व्यवसायों में आत्मविश्वास पैदा करती है। तो मैंने आपको बताया ना, अगर राजनीति है, अगर राजनीति मतलब राजनीति का मतलब है यहाँ सीधा का सीधा सरकार से। जिससे भारत में जो सरकार है वो 5 वर्ष के लिए बनती है। किसके लिए? अब इस सरकार का व्यापार के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के हिसाब से क्या बनाएगी, नीतियां बनाएगी कि नहीं। अब नीतियां बनाई तो ये व्यापार में जो व्यापारी है वो उसी हिसाब से इन नीतियों के हिसाब से काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं। तो इसके बिजनेस पे इस काम का असर आएगा कि नहीं आएगा। अब मान के चलिए सरकारी अस्थिर है तो नीतियां, तो व्यापार पे असर आएगा कि नहीं आएगा। तो अशांति बनी रहेगी तो व्यवसाय प्रभावित होगा कि नहीं। इसी व्यापार भी ये चाहता है कि सरकार ऐसी बने जिसमें स्थिरता हो। जिन देशों में, हमारे पड़ोसी मुल्क में आप जानते हैं सरकार स्थिर नहीं है, पाकिस्तान में चाहे बदल जाती है कि नहीं बदल जाए। तो अब हम महंगाई और हर चीज को देखिए, कुछ विकास नहीं है, कोई सा देश वहां पे इन्वेस्ट करने नहीं जा रहा है। और आपने एक चीज और देखा होगा, जैसे बगल का एक और देश श्रीलंका, देखा है आपने, वहां आप जानते हैं राजनीतिक अस्थिरता है कि नहीं है। तो आपने देखा वहां से सारा सारा पैसा निकाल लिया और पूरा देश वर्ल्ड बैंक के कर्जे में डूब गया। डूबा कि नहीं, क्योंकि सरकार अस्थिर थी, निश्चित नहीं थी उसमें कि सरकार स्थिरता बनाई रहेगी। तो लोगों ने पैसा निकाल लिया, कोई बिजनेस करने नहीं जा रहा है। इसलिए किसी देश में व्यापार टिके, बाहर से कंपनियां आए, तो उसके लिए सबसे पहला जरूरी है वहां की राजनीति कैसी है। क्या जरूरी है? तो आप देखिए राजनीति का कितना बड़ा असर होता है व्यापार पर, होता है कि नहीं होता है। समझ में आया आपको। भारतीय वैधानिक वातावरण के सामान्य घटक जो व्यवसाय के लेन देनों को प्रभावित करते हैं निम्न प्रकार है। उद्योगों के लाइसेंस प्रणाली से मुक्ति की नीति। मैंने अब बताया था हमारे इधर 1991 में क्या आया, लाइसेंस, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हमने व्यापार खोले तो उसके बाद उदारीकरण लाए हम। उदारीकरण में हमने लाइसेंस राज्य को समाप्त किया। किसको समाप्त किया? इस लाइसेंस राज्य के एक नाम से, और इंस्पेक्टर राज्य के नाम से जाना जाता है। कल बताया मैंने आपको, किस नाम से? इंस्पेक्टर राज्य से। ठीक है, इस लाइसेंस को खत्म किया हमने कि हर चीज पे लाइसेंस 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 लाइसेंस। बिना लाइसेंस के आप किराने की दुकान नहीं खोल पा रहे। लाइसेंस, अगर आपका लाइसेंस कैसा बनता था, 1 साल के लिए, 1 साल के बाद उसे रिन्यू कराओ, नहीं करा पा रहे आप तो आपकी दुकान पे शटर लग जाएगी, सील हो जाएगी दुकान, अपराधी हो गए आप। तो आप पता चला कि काय में लगे हो, कागजी काम में ही लगे हो, व्यापार कब करोगे। ठीक है ना। भ्रष्टाचार भयंकर हो रहा था इसमें, क्योंकि लाइसेंस में अकेला रिन्यू का ही नहीं था, क्या रखोगे ये भी लिखना पड़ता था, उसके हिसाब से लाइसेंस बनवाना पड़ता था। 4 चीज एक्स्ट्रा रख ली, मतलब आप समझ रहे हो ना कि आप पे ऊपर तलवार लटक गई। अब वो इंस्पेक्टर आएगा जांच करने की, 4 चीज एक्स्ट्रा बनी, या तो वो जेल में बंद कर दे, तुम पे कार्रवाई कर दे, या नहीं फिर पैसे चाहिए उसे। तो आप व्यापार करोगे कि इनमें दिमाग लगाओगे। तो इससे पूरा व्यापार प्रभावित होता था। तो हमारे देश से ये लाइसेंस राज खत्म हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब आप देखते हैं दुकान ऐसी खुल जाती। हाँ, कुछ चीजों पे लाइसेंस आज भी है, तो मैंने 6 चीजें बताई थी जिन पे आज भी लाइसेंस लगता है, वो भी आने वाला मैं बताता हूं कौन कौन सी है। नशा संबंधी उत्पाद का विज्ञापन करना प्रतिबंधित हुआ। कौन सा? नशा। समझ में आया कि नहीं आया? आना बोल दो। लेकिन आप जो देख रहे हो कुछ तो पुड़ियों का तो चल रहा है आजकल,
नहीं चल रहा, केसर बाहर और दुनिया की बाहर, कमला पसंद और वाह पसंद और क्या पसंद, चलता है कि नहीं? लेकिन आप जानते हैं उनके नीचे लिखा आता है माउथ फ्रेशनर लिखा, इस नाम से करते हैं वो। इस कारण से आपने देखा होगा ना, उनमें से आप बाजार में पुड़िया खाते ही होगे आप, और आप तो आपने देखा होगा कि वहां से भी आप जर्दा वाली अलग से लेते होगे। हाँ कहीं जर्दा या तो आपने देखो, आपने विमल खरीदी होगी तो आप जानते हो वो अलग से मिलती है, फिर आपने उनसे मांगा हो कि इसमें वो करने के लिए जर्दा चाहिए, तो वो अलग से देता है, कितनी चाहिए भाई हिसाब से आप डाल लेते, तो वो जर्दा तो नहीं दे रहे ना, वो नशा हो गया ना। ये माउथ फ्रेशनर हो गया कहीं। और जो माउथ फ्रेशनर कैसे बना है ये मैंने आपको एक बार समझाया था ध्यान है? ज्योग्राफी क्लास में समझाया था जो माउथ फ्रेशनर कैसे हो रहा, बाकी में माउथ फ्रेश कर दे अभी देख रहे हैं ज्योग्राफी क्लास, तो उसमें मैंने बताया ये माउथ फ्रेशनर के नाम से, ये पान बाहर वाले है ना, भी 3 सिक्का खाते हैं, और तुम सिक्का खा भी कह रहे हैं, एक बार ज्योग्राफी क्लास जरूर देखना। देखिएगा, कौन कौन ने देखी थी? वहां के नहीं तो हमारी बात बुरी लगते हैं, ऐसा लगता है हम नहीं देख रहे, कचू कर लो, एक बार देखें, प्रेम से देखें, और घर वालों को जरूर, और तुम जरूर हाँ बोल दी तुमने तंबाकू उत्पाद पर वैधानिक चेतावनी डरी रहती है कि नहीं डरी रहती? क्या डरी रहती है? एक तो वो आपको मुंह बना देता पूरा पूरा ऐसे खोल काल के, श्यामा में कचू भर देते हैं कि देखो जो कैंसर होगा, और बगल में वैधानिक चेतावनी क्या लिख देते हैं? एक अंक को बोलो। हाँ, और हिंदी में भी लिख के देते हैं का हानिकारक है, लेकिन तू मान रहा है आज सब याद है, फिर मान रहा है तू ये तो तेरी हंसी बता रही है हंसी का मतलब बोला नहीं, हंसी में दांत क्लोजअप दे दिया ना तूने 32 प्रकार का, वे बता रहे हैं आगे देखो, ये देखो विदेशी विनिमय, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसे नियंत्रण को हटाना, मतलब विदेशी बाजार के लिए दरवाजे खोल देना। समझ में आया कि नहीं आया? निवेश में उदारीकरण तथा विदेशी निवेशकों एवं अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहित करना। देखो ये आ गया ना, उदारीकरण मतलब कि प्रतिबंधन जो रहते हैं ना, प्रतिबंध जो रहते हैं उन्हें ढीला कर देना। क्या कर देना? ढीला कर देना, इसे कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं इसे? मतलब नियम इतने कठोर थे हमारे देश के, कोई सी कंपनी आना नहीं चाहती थी, तो उन नियमों में हमने क्या कर दी? ढील कर दी। इसी ढील को कहते हैं क्या? उदारीकरण। विदेशी निवेशकों, तो विदेशी लोग भारत में पैसे लगाने के लिए आए, इससे हमने भारत को एक नई छवि के रूप में प्रस्तुत किया कि भारत में बहुत संभावनाएं हैं, आप यहाँ पैसे लगाओ तो आपका पैसा बढ़ेगा यहाँ पर। तो आप देखिए हम एनआरआई डे मनाते हैं कि नहीं मनाते? अभी इंदौर में मनाया गया कि नहीं मनाया गया? 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मना कि नहीं? और ये अब की बार कहाँ मना था? इंदौर में मना था। तो आपने देखा ना, विदेशों से पूरे के पूरे एनआरआई आए थे, इन्वेस्ट करने के लिए आए थे कि नहीं आए थे? तो हमने प्रोत्साहित किया कि नहीं किया? उन्हें ऑफर दे रहे हैं कि आप आओ, हम आपके लिए इतना ये करेंगे, तो वो पैसे लगेंगे, देश का विकास होगा। पूंजी बाजार के अधिनियम से मुक्ति प्रदान करना। पूंजी बाजार के जो अधिनियम थे कि आपको ऐसा करना वैसा करना, ये लाइसेंस वो लाइसेंस, आप इस नियम के तहत काम करेंगे, इतना ये करेंगे तो आपका बिजनेस ऐसा चलेगा, इतना ज्यादा कर दिया तो इतना टैक्स लगेगा, इन सब चीजों से मुक्ति दे दी। ठीक है ना? एक सिंगल विंडो के रूप में उन्हें हमने दिया है। अभी तक वो इस खिड़की पे उस खिड़की पे जाते थे, यहाँ अलग काम होता था, फिर यहाँ काम अलग होता था, फिर यहाँ काम अलग होता था। उन्हें सिंगल विंडो के रूप में काम करने दे दिया हमने कि आप आओ, आपको एक सिंगल खिड़की पे सारे कागजात पूरे हो जाएंगे और एक बार में पूरे हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाने जाओ तो पता चला तहसील में जाने पड़े, फिर जनपद में जाने पड़े, फिर कलेक्ट्रेट में जाने पड़े, तो ऐसे में परेशान हो जाती है कि नहीं हो जाती? क्योंकि अकेले जाने से थोड़ी होता, फिर वहां ऑफिस में ढूंढना पड़ता है, और ये जरूर थोड़ी कि एक बार गए और एक बार में काम हो जाए। पता चला 10 बार आना पड़ता है, 10 लोग पैसे ले रहे होते हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं, एक दिन में काम होता नहीं है। ऐसे ये परेशान होते थे। जमीन की मान्यता लेने के लिए कहीं जा रहे हैं रेवेन्यू में, व्यापार की मान्यता लेने के लिए जा रहे हैं बिजनेस डिपार्टमेंट में, फिर कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट का लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, फिर किस नियम के तहत बनेगा नियम देखने जा रहे हैं, फिर कर का आएगा, ये
अलग तरीके से जा रहे तो दुनिया में परेशान हो जा, कोई नहीं कर रहा बिजनेस। फिर वो उस किसान की जमीन ले जा रहा, वो अलग, एक की जमीन है 1 लाख की, वो कह रहा 10 में दे, तो और परेशान क्या करें। तो अब सिंगल विंडो कर दिया, एक ही जगह आओ, सारे सारे कागज एक ही जगह मिलेंगे, कम खर्च में, एक बार के साइन में आपको सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि इससे विदेशी जो लोग हैं, जो कंपनियां हैं, वो भारत में पैसे लगाने तैयार हो जाएंगी कि कागज में ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ता है। वैधानिक वातावरण के कुछ पहलू, विभिन्न कानून और वैधानिक अधिनियम का होना ये जरूरी है। लाइसेंस से संबंधित वैधानिक नीतियां होना चाहिए। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन से संबंधित वैधानिक नीतियां होना चाहिए कि विदेशी लोग भारत में आए, ऐसी आपने कौन सी नीतियां बनाई हैं। विदेशी विनिमय अधिनियम एवं प्रबंध अधिनियम में बदलाव, लेबलों पर वैधानिक चेतावनियों का अंकित होना तो होने लगी कि नहीं। विज्ञानों पर नियंत्रण निरीक्षण रखने के लिए कानून का होना इत्यादि। तो आप जानते हैं कोई भी विज्ञापन गलत आता है तो देखा होगा देश में पूरा बायकॉट तक हो जाता है। सरकार नजर रखे ना रखे, लेकिन लोग बाग इतने प्रिय में पूरी नजर रखी। अब देखिए क्या प्रौद्योगिकी तकनीकी वातावरण, तकनीकी वातावरण कैसा है। देखिए आज का जमाना तकनीकी का जमाना है। आप जानते हैं किसी को अगर बिजनेस करना है, अगर उसके पास तकनीक नहीं है तो वो वैसे ही फेल है या नहीं है बताइए। जिसने जो भी दुकान डालना है, जो भी व्यापार करना है, अगर उसमें मशीनरी नहीं है, तकनीक नहीं है बेहतर आज वर्तमान युग की, वो वैसे ही फेल होना है। वर्तमान तकनीक कर क्या रही है, पैसा नहीं लगा रही है, पैसे बचा रही है। आज सोचने सर इतना पैसा कौन खर्च करे। आज जिस चीज की मांग है वो अगर हाथ से बनाओगे तो पैसा ज्यादा खर्च होगा और समय ज्यादा खर्च होगा, इतने व्यापार से बाहर हो जाओगे। मशीनी युग है आज का, जिसके पास मशीन है वही जमाने में है आज। जैसे खेती देख लीजिए, हम तो संबंधित खेती से है, जिसके पास खेती के हथियार नहीं है उसकी खेती आप देखो कैसी हो रही, और जिसमें खेती के सारे औजार हैं जिस किसान के पास, उसकी खेती देखिए वो वैसे ही बढ़ गया ना उससे। तो हाँ है ना, तो पैसा थोड़ी लगा। अगर वो पैसा उसका मशीनरी लगा है तो उधर से उसका किसानी भी तो बढ़ी है, कृषि भी तो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, समय भी बच गया और जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा था वो भी बच गया। क्यों, व्यक्ति के पीछे भागना, फिर उनसे काम करवाना, समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी, और पता चला कि जो आउटपुट आ रहा है वो कम आ रहा है। समझ में। तो आज का युग मशीनरी युग है, जो मशीन पे भरोसा कर रहा है और जो मशीन को आगे रख के काम कर रहा है उसका ही आज जमाना है। तो देखिए इसमें प्रौद्योगिकी व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है। इससे विभिन्न कार्यों को करने की विभिन्न विधियों से संबंधित ज्ञान का बोध होता है। आविष्कार तथा तकनीक इसमें शामिल है। प्रौद्योगिकी अप्रचलन तथा प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का उपक्रम की लागतों, लाभप्रदता, संयंत्र स्थान, उत्पाद रेखा, इनके विकास विस्तार पर भारी प्रभाव पड़ता है। कब कैसा, कब कौन सी चीज लानी है, ये पूरा पूरा असर काय पे आता है, हमारे व्यापार पर आता है। प्रौद्योगिकी विकास के प्रति जागरूक न रहने का अर्थ है नाश। तो कौन सा लिखा, प्रौद्योगिकी विकास के प्रति जागरूक न रहने का अर्थ है नाश। आज देखिए अपन कोचिंग का ही बात कर लेते हैं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। आज जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो यहाँ पढ़ ही रहे हैं, जो यहाँ नहीं आ रहे वो घर पे पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये काय का जमाना हुआ, ये तकनीकी का जमाना हुआ कि नहीं। हाँ या ना, और आज इसकी मांग तभी अपन ने किया है। हाँ या, और जो नहीं कर रहे हैं वो आप समझ रहे हैं वो पीछे रह गए, वो सीमित हो गए ना क्षेत्र। देखो समय तो खर्च हो रहा है ना कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, समय खर्च हो रहा है, सीमित ही क्षेत्र बन के रह गए कि नहीं। तो आज मशीन लगाने पर आप पूरे ग्लोबलाइजेशन आ रहा है कि नहीं, वैश्वीकरण हो रहा है कि नहीं। आज अपन केवल इतने से क्षेत्र के थे, आज आप जितना कवर करना है उतना कवर कर सकते हैं, पूरे विश्व को कवर कर सकते हैं। अगर मान लो किसी ऐसी पढ़ाई है जो पूरे विश्व में समान चलती है तो यहीं बैठे पूरे विश्व को शिक्षा दे सकते हैं कि नहीं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है बताइए। तो जगह जगह जाके आप प्रचार करने जाते, चलो मैं पढ़ा लेता हूँ, आज जहां पढ़ा दूंगा, प्रचार हो जाए, मांग है मेरी पढ़ाई की, वहां जाके पढ़ाऊंगा, वहां जाके पढ़ाऊंगा। तो मुझे बताओ, मेरा जाना आना भी होगा और आने जाने में पैसा भी खर्च होगा और समय भी खर्च होगा, और मैं फिर भी पूरे क्षेत्र कवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊं और उससे कम पैसा लगे और हर व्यक्ति के घर में उपस्थित हो जाऊं, तो वो आज का जो जमाना है जिसके कारण ये संभव हुआ वो है तकनीकी का जमाना। तो आप देख रहे हैं ना इसके द्वारा, हाँ या ना। इसलिए ये लिखा है प्रौद्योगिकी विकास के प्रति जागरूक न रहने का अर्थ है क्या, नाश। क्योंकि प्रतिद्वंदी नए विकास का लाभ उठा लेंगे, उठाएंगे, तुम नहीं उठाओगे तो दूसरा नहीं उठाएगा। नवीन तकनीकी परिवर्तन आज व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटरों, स्वचालित यंत्रों तथा मानव यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा है, जिससे नई नई वस्तुएं, नए नए डिजाइनों, नई नई किस्मों आदि का सृजन किया जा रहा है। समझ में आया। आप सोचिए
सीढ़ी घर बनने लगे, फैक्ट्रियों में घर बनने लगे, भाई इंस्टॉल करना पड़ता है। रेलवे पुल देखिए आप, इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बस सब पुल बने बनाए आने लगे कि नहीं? तो आप बताइए जमाना आज तकनीकी का है कि नहीं है? कोई पुल अगर वहां बनाते तो उतने समय तक ट्रेन चल जाती क्या? रोकना ही पड़ता कि नहीं? भाई आप नीचे से अंडर पूरा खोदते उसे, भाई अगर अंडरग्राउंड पुल बना रहे हैं तो नीचे से पूरा खोदते, तब तक ट्रेन निकलती क्या? नहीं। फिर पुल बनता, पहले खुदता फिर बनता, फिर वो सही तरीके से खड़ा होता, मजबूती देखते, तब जाकर ट्रेन चलती, तब तक पता कितना प्रभावित हो जाता। अब ऐसा तो है नहीं है कि ट्रेन बाईपास से निकल जाए भाई। रोड पे कोई पुल बन रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस खेत में चली जाते, दूसरी रोड से चली जाते, ट्रेन कहां जाए? ट्रेन कहां जाए तुम बताओ? तुम्हारे घर और चल जाए, कल आगे जाती के आज पीछे ले जाओ जब पुल बना रहे हैं, ऐसा होगा क्या? तो रेलवे ने क्या सोचा, आज का जमाना देखा उसने, पुल कमन आए फैक्ट्री में, एक दिन लगता है, खोद भी लेते हैं, इंस्टॉल भी कर देते हैं, भर भी देते हैं और ट्रेन का काम चालू रहता है, तो एक दिन रोकना पड़ता है। जब महीनों रोकने पड़ते वहां एक दिन, तो एक दिन का रोकना कोई दिक्कत नहीं है, महीनों से तो अच्छा है ना। तो आज का जमाना काय का जमाना है? तकनीकी का जमाना है या नहीं है? अब मान लो हम ये पालन नहीं करते, रेलवे में ये चीजें नहीं लाते, सोचते पैसा बहुत लगेगा यार, फैक्ट्री डालो वहां बनवाओगे पैसा दोगे, तो इधर आप इधर से भी तो जा रहे हो, एक महीने तक आप प्रभावित होते तो आपका खुद का रेवेन्यू भी तो जाता रेलवे का, ज्यादा कि नहीं? लोग वहां परेशान होते वो। तो तकनीक से कोई परेशान नहीं हो रहा, उसका उपयोग कैसे कर रहा है तो उसका फायदा ही फायदा है, अगर उपयोग सही तरीके से चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पाद की विधियां बदल गई हैं, जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना आसान हो गया है। प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी वातावरण के अंतर्गत नए नए कंप्यूटर यंत्र, यांत्रिक सुधार, स्वचालित यंत्र, टेलीविजन, संचार व्यवस्था की खोज, डिजाइन प्रौद्योगिकी के नए आयाम, वातावरण प्रौद्योगिकी का विकास आदि शामिल किए जा सकते हैं। समझ में आया ना आपको? तो हमने कितनी चीजें पढ़ी? हमने देखो ये चीजें पांच चीजें पांच आयाम पढ़ाए थे कि नहीं? देखिए ये पढ़े थे हम। क्या पढ़ा था हमने? इसको देखा था कि नहीं देखा था? हाँ या ना? तो ये क्या देखा था हमने? आर्थिक वातावरण, कौन सा वातावरण? आर्थिक वातावरण, दूसरा सामाजिक वातावरण, तीसरा तकनीकी वातावरण, चौथा राजनीतिक वातावरण, लास्ट में कानूनी वातावरण, वैधानिक। देखे कि नहीं देखे? पांचों को पांचों हमने देखे इसमें। अब हमें यहां से देखना है क्या? नई आर्थिक नीतियां एवं उसकी विशेषताएं। वर्तमान में कौन कौन सी नीतियां चल रही हैं? आर्थिक नीतियां मैंने तीन तो बताई दी नीतियां, कल बताए थे, तीन शब्द वाली बताई थी आपको, कौन कौन सी थी बताओ? एक में थी प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, दूसरी थी क्या? नीति, और दशाएं। ये पढ़ाई थे कि नहीं? आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीति, आर्थिक दशाएं। प्रणाली में भी तीन चीज बताई थी कि नहीं? एक बताई मैंने क्या? पूंजीवादी। कौन सी? दूसरी बताई मैंने कौन सी? समाजवादी। कौन सी? समाजवादी। और तीसरी बताई क्या मैंने? बताई थी या नीतियां बताई? तो मैंने रोजगार नीति बताई आपको, कौन सी? रोजगार ने। फिर मैंने बताई औद्योगिक नीति, कौन सी? औद्योगिक नीति। और आयात निर्यात नीति, कौन सी? फिर दशाएं बताई मैंने, विदेशी निवेश, हाँ है ना, आय व्यय, ये सब बताए कि नहीं बताए? ये थी हमारी दशाएं। तो नई आर्थिक नीति अब कौन कौन सी है वो देखते हैं हम इसमें। तो नीतियां यही है, इनकी ऐसी नई नीति हो गई, इन्हें देखते हैं हम इनके बारे में। देखिए आप, कल पढ़ा दिया तो मैंने, देखिए। भारत में आर्थिक वातावरण के व्यवसाय एवं उद्योग को प्रभावित करने वाले धन के उत्पादन एवं वितरण के साधनों से जुड़े समष्टि परक के विभिन्न कारक सम्मिलित हैं। सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत में आर्थिक वातावरण में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अनवरत परिवर्तन आ रहा है। अनवरत मतलब भयंकर परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कल समझाया था पूरा, जब हमारे चचा थे आजादी के समय। चचा का नाम समझ गए? कौन? पंडित, ठीक है ना, चाचा के नाम से विख्यात है ना। हाँ, प्रिय चाचा। तो आपने देखा होगा वो शांति के ज्यादा प्रिय थे, डरे हुए थे। खैर उनकी गलती नहीं है यार, सबसे ज्यादा तो ये मान के चलो उस समय के थे तो उन्हें सब पता था कि विदेशी आए थे
और हमें गुलाम बनाया था, इसलिए अब विदेशी ने नहीं आना, इसलिए सबने दरवाजे बंद करके बैठ गए थे। ठीक है ना। वो तो यूरो तरफ तो पैर करके ना सोते हुए, तो मैं यही मत ही। ठीक है ना। कोई विदेश का आता था तो गेट ही नहीं खोलते, रात भर बजाते रहते, खुलने ही नहीं, गुलाम बना ले, डरे हुए थे। तो उसके कारण परिणाम क्या हुआ, स्थिति ये हो गई कि हमारे पास जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी चौपट हो गई थी। 1991 तक हालत ये हो गई थी कि हमारे एक सप्ताह का हमारे पास राशन बचा था। कितने सप्ताह का? और एक महीना की तनख्वाह देने का पैसा बचा था। तो अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको अपने क्या करना पड़ेगा, नीतियों में ही बदलाव करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? भाई आप काम कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा, आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको क्या नहीं मिल रहा है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि पढ़ाई हो रही है, अब हर बार पीछे रह जाती है। तो इसका ये मतलब है कि पढ़ने के बाद भी आप पीछे रह रहे हैं, तो अब पढ़ने की जरूरत हो रही है। अब पढ़ने के तरीके में बदलने की जरूरत है कि नहीं? अब आप कहो कि मैं पढ़ नहीं रहा, भाई साहब तू 24 घंटा पढ़ रहा है फिर भी तेरे नंबर नहीं आ रहे, इसका सीधा सा मतलब पढ़ने का तरीका गलत। तो हम भी तो काम कर ही रहे होंगे। आजादी की बात जब हो रही है कि 350 साल की गुलामी भाई थी, अब सोलो रे, कम से कम 200 साल तो सोई लो, थक बहुत गए। इसके कारण थोड़ी है कि उठाते और खाते और फिर सो जाते, खत्म होगा भाई। अब तो 1991 में इकट्ठे उठे, अब क्या करेंगे, सोनो बेच लो। तो आए मनमोहन सिंह, सोनो बेच जाओ और मिल गया पैसा, जाओ फिर सो लो। ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, काम तो कर ही रहे थे ना। काम करने के बाद भी पिछड़ापन हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि हमारे तरीके गलत है, हमारे तरीके गलत हैं। उस तरीके को हमने समझा कि कौन से तरीके हैं जिससे भारत का विकास होगा। फिर मैंने आपको समझाया था, वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमने लोन लिया। वर्ल्ड बैंक ने हमें बताया कि आप ऐसे ऐसे काम करो तो हम आपको लोन देंगे। हमने उस चीज को समझा और क्या किया, उन नीतियों का पालन किया। हमने विदेश के लिए दरवाजे खोल दिए। तो 1991 से हमारे देश में विदेशी कंपनियों का आगमन हो गया। आगमन हुआ तो हम जानते, आगमन को कहा हमने एफडीआई, क्या नाम दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो आज किसी किसी में तो आपने देखा होगा 100% तक निवेश है विदेशियों, विदेशी कंपनियों का 100% तक निवेश है। लेकिन आज रूल्स और रेगुलेशन ऐसे हैं, कोई हमारे मार्केट पे कब्जा नहीं कर सकता। समझ में आया कि नहीं आया? पहले नहीं थे नियम, इस कारण से कब्जा कर गए। देखिए, भारत में आर्थिक, ये तो समझाई दिया मैंने, एक बार और देखो। भारत में आर्थिक वातावरण में व्यवसाय एवं उद्योगों को प्रभावित करने वाले धन के उत्पादन एवं वितरण के साधनों से जुड़े समष्टि परक के विभिन्न कारक सम्मिलित होते हैं। सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत में आर्थिक वातावरण में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अनवरत परिवर्तन आ रहे हैं। अब क्या परिवर्तन आ रहे हैं देखने की कोशिश करते हैं। तो विशेषताएं देखो पहले, नई आर्थिक नीति देखो, यही समझा रहा था मैं आपको। नई आर्थिक नीति 1991, मैंने कहा था ना, यहीं से पूरे भारत में क्रांति आई थी व्यवसाय की। यहीं से भारत लगा था कि व्यवसायीकरण है, कि भारत में भी व्यापार करना जानता है, वो इसी के कारण हुआ। तब से 1990, यहाँ जो हमारे वित्त मंत्री थे, कौन थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, कि प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। तो अभी 1991 की देखेंगे, इसमें क्या क्या हुआ था। देखिए, भारत में 1991 से आर्थिक सुधारों तथा, क्या देखिए शब्द, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का सिलसिला आरंभ हुआ। उदारीकरण मतलब हमने डील देना चालू किया। दरवाजे जोर से बंद रहते ना, तारे मारे लगा लगा होकर, हाँ या ना? तो हमने दरवाजे तो लगाए लेकिन अब तारों नहीं लगाओ ना, हमने कचुआ में कुंडी लगाई, बस लटका दो उन्हें। तुमको आए कम से कम थोड़ा सा बजाए, समझ में आ जाए आओ कौन है। लेकिन वो आप आए आराम से, नहीं अभी हमें खोल के जाने पड़ा, बाहर से भी कौन हो तुम, नहीं हम बाहर से आए, हमें नहीं है मतलब तुमसे। अब कम से कम ये है कि दरवाजे ऐसे बंद है, लग रहा है बंद है लेकिन जरूरी है ना, पूरे खोल देंगे तो चाहे कोई भगे आएगा भैया, बगल वालों आएगा, वो देखो पाकिस्तान, ऐसे नहीं बंद बताने पड़ते हैं कि नहीं है, जिससे पता चले सरकार को आ कौन रहा है, तो अब आने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आ रहे हैं। तो इसी कहते हैं क्या, उदारीकरण। क्या कहते हैं इसे, उदारीकरण। इसके पहले तक तो ये कंडीशन थी भारत की कि भाई साहब वास्तविकता बता रहा हूँ कि घर के गेट जैसे बंद कर लेते हैं ना, रात में तारों लगा के चोर ना जाए, हमने दिन भर ही ऐसे बंद रहते। और जब हम बाहर जाते ना घर से, तो घर वाले से क्या जाते, बाहर से ही बंद कर लो, मैं बाहर से बंद, अंदर से बंद कर लो, मैं बाहर से बंद करके जा रहा हूँ, कोई ना आ जाए। तो बताओ फिर विदेशी कंपनियां कैसे भारत में आई जब इतने सख्त नियम थे आपके पास। और जब कोई कंपनी आना चाहती थी ना, आती थी, ऐसा नहीं आती नहीं थी, तो हमारी शर्तों पे काम करे
अगर कोई इतने में तैयार हो गया कोई वो राज कर पाया। फिर भी उसके बाद तो जड़ ही उखड़ जाती थी, क्योंकि वो इतने ज्यादा नियम कानून होते थे, समझ में, इतना सख्त नियम चलते थे। 1991 से जब हम इस चीज को समझे तो हमने इसमें क्या लाए, उदारीकरण, ढील दे दी हमने। क्या दे दी? इस ढील को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं इसे? उदारीकरण। क्या सिलसिला आरंभ हुआ? आर्थिक सुधारों के लिए उठाए गए मुख्य तत्वों में निम्न को शामिल किया जा सकता है। देखिए, लाइसेंस से मुक्ति। क्या? अब लाइसेंस क्यों देती थी सरकार? सुनिए ध्यान से। अंग्रेज जब भारत में आए थे, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो वे हमारे जो राजा महाराजा थे उनसे पूछते थे कि जे व्यापार करना है, तो वे कहते हम व्यापार कर ले था। आज सरकार की इच्छा, मतलब राजा की इच्छा, कोई मत करो तो नहीं करो, और उनकी इच्छा कर लो, लेकिन पूछना ही नहीं है क्या कर लो। तो हमारे जो लोग थे उस समय के राजनेता, उन्होंने समझा कि पूछो काय को बिजनेस करवे आए, फिर वह बिजनेस के देखो कैसा हो रहा है बिजनेस, फिर वहां का लाभ और हानि देखो क्या हो रहा है, फिर ये देखो जी हमें कितना देना, खुद कितना रख रहे हैं, क्या ये हमारे देश की जनता से लूट तो नहीं रहे कि पता चला 10 की चीजें 100 में बेच रहे हो, तो उस पर भी निगरानी रखो कि कितने में बेचना है, हम तय करके बताएंगे तुम्हें। इतना कुछ नियम चलता है, लेकिन ये सब होगा कैसे? लाइसेंस दो उन्हें। क्या दो इन्हें? लाइसेंस दो। क्या दो? जैसे आप बंदूक का लाइसेंस बनता है तो साल भर में क्या होता है कि कितनी गोली चलाई, हर चीज का होता है ना। बंदूक कितनी बार रिपेयर हुई, सब होता है कि नहीं होता है। तो आप समझना कितना बेच दिया, कितने में बेच दिया, कितना बिक गया, कितना रखा है। आप बताओ, एक तो जई में लगो ना पूरी एंट्री करवे। इसे कहते हैं क्या? लाइसेंस राज। तो आप खुद थोड़ा सोच कर देखो कि एक किराने की दुकान में कितना सामान भर रहता है, कितने प्रकार का भरा रहता है। अगर वो लाइसेंस की पूर्ति करेगा तो तुम समझ रहे हो महीना भर में जो ही बन जाएगा, लेकिन सामान नहीं बिकेगा। कंडीशन होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? तो लाइसेंस से मुक्ति के काम करने दो, छूट दे दो, सब अपने प्रकार से काम करे। आप बस ऊपर नियम बना दो, उस नीति के तहत बने। अब ये काम खत्म करो कि हर चीज का लाइसेंस आप दो। इसे कहते हैं कि सरकार ने अनिवार्य लाइसेंस के वर्ग में उद्योगों की संख्या घटाकर 6 कर दी। मतलब 6 चीजों पे क्या चलता है मैंने बताया तब 6 चीजें। पहली एल्कोहल, पहली कौन सी है? छह चीजें मैं बता रहा हूँ, नाम लिखे नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर लिखना अच्छा लगता है तो लिख सकते हैं, नहीं विवेकानंद जी तो मैं मानता ही हूँ आपको। दूसरे नंबर पे आया क्या? रक्षा उत्पाद या प्रतिरक्षा कहते हैं इन्हें। नंबर 3 पे आओ, सिगरेट। तुमने देख रहा होगा सिगरेट और ये रहते हैं, ड्रग्स रहते हैं। ज्यादा स्टॉक मिस्टॉक जो कर लेते हैं सरकार, जितना बता दी उससे ज्यादा फिर उन पे छापे पड़ जाते हैं। कभी बिस्कुट वाले इन पे ना देखे होंगे तुमने, सिगरेट और पुड़िया वाले इन पे देखे कि नहीं? हाँ ना, बोल दो। शराब वालों पे देखे होंगे, क्योंकि सरकार ने निश्चित कर रखा है कि आपको लाइसेंस लेना होगा और इतना ही स्टॉक रखना पड़ेगा। ज्यादा रखते हो तो आप फिर कानून के उल्लंघन कर रहे हो आप। ठीक है ना? तो पहला क्या हुआ? एल्कोहल। दूसरा कौन सा हुआ? प्रतिरक्षा उत्पाद। तीसरा कौन सा हुआ? सिगरेट। चौथा देखिए, ड्रग्स, ड्रग्स फार्मा, ड्रग्स फार्मा। पहला हो गया कौन सा? एल्कोहल। दूसरा हो गया प्रतिरक्षा उत्पाद। तीसरा हो गया सिगरेट। चौथा हो गया ड्रग्स फार्मानिस्ट। ड्रग्स फार्मा लिखते हैं, फर्म लिखते हैं ना। ड्रग्स मतलब समझ में आ गया क्या? मेडिकल। क्या हो गया? मेडिकल। 4 हो गया। पांचवा देखिए, औद्योगिक विस्फोट। औद्योगिक विस्फोट का मतलब है जो विस्फोट, ऐसा विस्फोट जो उद्योग के लिए जरूरी होता है, जैसे पटाखे बनते हैं, ठीक है ना, या डायनामाइट लगाया जाता है खदानों में, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। 5 हो गए। छठवा देखिए, खतरनाक रसायन। तो आपने देखा होगा कृषि संबंधित दुकानें होती हैं, बिना लाइसेंस की नहीं बनती है, लाइसेंस बनवाना पड़ता है कि नहीं? तो ये 6 प्रकार के जो व्यापार हैं इनमें लाइसेंस अनिवार्य है। बाकी सबसे लाइसेंस खत्म कर दिया है।
तो सरकार के अनिवार्य लाइसेंस उद्योग कौन से हो गए, कितने हो गए, 6। पहला हुआ कौन सा, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक या एल्कोहलिक, बात तो एक ही। दूसरा हो गया क्या, प्रतिरक्षा उत्पाद, मतलब हमारी सेना से संबंधित उत्पाद, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये तो पता होना चाहिए ना। दुश्मन को ना बेच दे, उनकी कोई जानकारी, सरकार किसको उससे बनवाना चाहेगी, उसे कहेगी कि आप लाइसेंस लो तो ही बना पाओगे आप, ठीक है ना। फिर सिगरेट, फिर ड्रग्स बनवा, फिर विस्फोट, फिर रसायन। क्लियर है, तो 6 हो गए। निजी क्षेत्र का प्रवेश, किसका, कई उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निश्चित किए गए थे, किसके लिए, कई उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निश्चित किए गए थे, अब उन्हें मुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कार्यनीतिक सामरिक महत्व के 4 उद्योगों तक सीमित कर दिया गया। अब क्या किया इन्होंने, कि सरकार की एक बिजनेस था, जैसे आज सरकार में नवरत्न और महारत्न कंपनियां देखते हैं कि नहीं देखते, हाँ या ना। अब आप जैसे गेल वगैरह और भेल है, इनमें सरकार इनकी हिस्सेदारी बेच रही है, मतलब इनका क्या कर रही है, निजीकरण दे रही है। 100% नहीं करती है, कुछ परसेंट का निजीकरण कर देती है। इससे क्या, निजी क्षेत्र आएगा तो पैसा लगाएगा ना, पैसा लगाएगा तो इसका विकास तेज होगा कि नहीं, हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब सरकार के पास उत्पाद बहुत है, किस किस चीज पे ध्यान दें। घर है हमारा, घर का एक मुखिया है, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, मुखिया कहता है कि मैं जो कहूं वो होगा, मैं जो कहूं वो होगा, और वो ही काम करवाए, तो आप बताओ वो हर काम पे थोड़ी ध्यान दे पाएगा। लेकिन एक निश्चित कर दे, एक काम करो, सब काम करो, क्या, सब काम करो, काम वो करो जिसमें घर का नाम ऊंचा हो, ठीक है। पूछने से पहले एक बार मुझसे, करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लो, बाकी आप स्वतंत्र हो कि आपको कैसा करना है। तो आप बताओ उस घर का विकास तेज गति से होगा कि स्लो होगा, समझ में आए ना। अब मालिक सोच रहे हैं 4 दिन में, टाइम ही नहीं है मालिक की, तो बताओ उस घर का पैसा भी बर्बाद हो ही रहा है। आपको लग रहा है रखा तो है, बर्बाद का हो रहा है। आज समझिए ना, व्यापार में लगता है तो आज बढ़ रहा होता ना, नहीं लग रहा है तो बढ़ा है, तो मतलब नुकसान ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो नुकसान हो ही रहा है, उसका समय की बर्बादी हो ही रही है। इससे आप जमाने से पीछे जा ही रहे हो। कहने के लिए क्या हो रहा है, दिखाने के लिए क्या हो रहा है, हमारा घर एक है, जो मालिक कहता है वो ही होता है। लाल तू पागल है, तू सबसे पीछे जा रहा हो। अगर वे लोग इतनी आज्ञा दे दे कि काम करो, सब स्वतंत्र है, जिसे जैसे करना है वो करो, बस ये बता के करो कि क्या कर रहे हो, वो काम घर के हिसाब से अच्छा होना चाहिए, गलत काम नहीं होना। बताओ वो घर और तेज गति से विकास करेगा कि नहीं। जिन घरों में इस तरीके का चल रहा है वे घर विकास कर रहे हैं। जिन घरों में सब इन पे एक ऊपर बैठे हुए लाल एक पकड़ के, सब इनके बाहर ऐसे, मेरे बिना हिले मत जाइयो, कठपुतली से हिला फिर रहे हैं, फिर इनको काम ही खत्म हो रहा है। मां ऐसा नहीं कि ऐसा कि बड़े मिलाद दे दी, उससे पूछ के ही कर रहे हैं। बड़ा उदारीकरण अपना दिया उसने, तो अपना दिया उसने उदारीकरण, हाँ करो कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से करो, जो कर मैं आज्ञा देता हूं, आप कर सकते हो ये काम। ये भी तो सरकार कर रही है ना। आप दुकान खोले, खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, काम करते रहो, फिर भी सरकार की नीतियां तो है, रेट सरकार की लगती है कि नहीं लगती। आप बिस्किट रखे हैं, आप कुछ भी सामान रखे हैं, सरकार की नीतियों की तरह ही बेच रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना। तो है तो सही कंट्रोल, लेकिन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई दुकान खोल रहा है 2 दिन में 1 दिन, कोई रोज खोल रहा है, कोई संडे को भी खोल रहा है, कोई पता चला रात में भी खोल रहा है, ये सब अपने हिसाब से कर रहा है। कोई क्या सामान रखता है अपना दुकान में, सब अपने हिसाब से तय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन गलत काम नहीं कर रहे, नहीं तो कानून अपराध कितना नियम लगा दिया। चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये होता है क्या, निजी क्षेत्र। तो अब आप देख रहे हैं हमारे देश में निजी क्षेत्र और कब का विदेशी क्षेत्र तक अपना दिया। कोई पैसा लगा रहा है कि नहीं। विनिवेश क्या होता है, विनिवेश, विनिवेश को कई सार्वजनिक क्षेत्रों के औद्योगिक उद्योगों में लागू कर दिया। विनिवेश का मतलब क्या होता है, यहां देखिए एक बार। एक तो हो गया निजीकरण, कि आओ व्यापार खोलो, सरकार की कुछ ये कंपनी, इन्हें छोड़कर तुम्हें जो करना है वो करते रहो, ठीक है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी बीएसएनएल कंपनी है, तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम एयरटेल खोल लो, काम तो चल रहा है ना। अब विनिवेश का क्या मतलब होता है वो सुनना, बी आ रहा है और निवेश आ रहा है, निवेश के बाद भी उसमें दोबारा से निवेश हो रहा है, ये मतलब हुआ ना। विनिवेश का क्या मतलब हुआ, निवेश तो है ही पर दोबारा से भी निवेश है। इसका मतलब है कि सरकार की जो कोई कंपनी है, ठीक है ना, आओ इसमें एक बार और निवेश करो, और जितने परसेंट में निवेश करें उतने परसेंट का आपको लाभ देंगे। इसे कहते हैं क्या, विनिवेश करना। क्या कहते हैं, विनिवेश करना। विदेशी नीति का उदारीकरण, विदेशी पूंजी की नीति को उदार बनाया गया, विदेशी समता भागीदारी को बढ़ा दिया गया।
एवं कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अभी समझाया था मैंने, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, निवेश डायरेक्ट विदेशी, तो 100% की छूट दे दी गई है। तो इंश्योरेंस में जाइए आप, 100% का छूट है। इंश्योरेंस मतलब बीमा कंपनियों में, तो विदेशी कंपनियां तक पूरी तरीके से व्यापार कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तकनीकी क्षेत्र में उदारीकरण, विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए भारतीय कंपनियों को छूट दे दी गई है कि किसी भी देश की वो क्या अपना सकते हैं, तकनीकी अपना सकते हैं। आज आपने देश में कोई कंपनी खोली, जरूरी थोड़ी है कि हर कोई मशीन भारत में ही बन रही है। जब भारत में बन ही नहीं रही है और तुम्हें जरूरत है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि तुम काम नहीं करोगे। तो भारत सरकार ने छूट दे दी, आप विदेश से भी क्या मंगा सकते हो, वो तकनीक मंगा सकते हो, वो टेक्नोलॉजी मंगा सकते हो जो कंपनी जिसकी आपको जरूरत है आपकी कंपनी में। तो क्या कहा, विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए भारतीय कंपनियों को छूट दे दी। तो भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ समझौता कर सकती हैं कि नहीं? विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना, देखो क्या लिखा है, विदेशी निवेश प्रोत्साहन, कि विदेशी लोग हमारे भारत में पैसा लगाएं, ऐसा उनके सामने हम क्या बताएं भारत के लिए कि आप पैसा क्यों लगाओ, इसी कहते हैं क्या, प्रोत्साहन करना। इसके लिए क्या की स्थापना की गई, एक बोर्ड की स्थापना की। भारत में विदेशी निवेश के प्रवर्तन एवं उसके प्रचालन के लिए विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड FIPB की स्थापना की गई। लघु पैमाने के उद्योगों की स्थापना, बड़े उद्योग घरानों की औद्योगिक इकाइयों के विकास एवं विस्तार के रास्ते में की अड़चनों को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए। लघु पैमाने के क्षेत्र को सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया गया, तो इनको आवश्यक मान्यता दी गई। तो अब हमारे क्षेत्र में आप जानते हैं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय है कि नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे उद्योगों, गांव पर भी उद्योग लगा सकता है कोई व्यक्ति। तो इससे फायदा किसको होगा, देश को तो होना ही है, लेकिन हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जो परेशान हो रही थी, उन्हें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो छोटे स्तर पे काम रॉ मटेरियल बन के जाएगा ना, उन्हें सीधा खरीदना होगा और काम करना नहीं। अभी तक वे खरीदती थी, फिर वे रॉ मटेरियल से माल बनाती थी, फिर उसे पक्का माल बनाती थी, तो वे ही सारा काम करती थी। अब गांव पे एक कंपनी खुल गई, वहां वो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया पूरा और बेच आ जाए, काम बच गया, पैसा इसे ही मिल गया, इन्हें रोजगार मिल गया, इसका समय बच गया, तो सबका काम चल रहा है कि नहीं। इसलिए सरकार क्या लेके आई, लघु उद्योग, क्या लेके आई, नई आर्थिक नीति 1991 के 3 प्रमुख तत्व देखिए, मैंने आपको अभियान गिनाए थे ये तीनों, LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, LPG, ठीक है ना। नहीं तुम हम चले जाओ किचन में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, समझ में आए ना, इकोनॉमिक भाषा में LPG का मतलब समझ में आए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, क्लियर है ना। अब पढ़ते हैं एक एक को, क्या क्या है देखिए। सबसे पहले आप उदारीकरण देख लो क्या होता है, समझा तो दिया है, मुझे नहीं लगता कि अब आपको इतनी है कि आपको बिल्कुल ही समझ में ना आए कि उदारीकरण कैसे कहते हैं। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुमने घर से लेके देश तक का पूरा समझा दिया है उदारीकरण कैसे कहते हैं, करके लोगों को छूट देना कि तुम्हें क्या करना है तुम करो, बस गलत काम ना हो, इसी कहते हैं क्या, उदारीकरण। अच्छा देखा ना, कभी कभी क्या होता है, घर के जो लोग रहते हैं बड़े, वे बच्चों पे ज्यादा प्रतिबंध लगाते हैं। माने तन के घर में मान लो कचू चीज से आता, अब वो खिलौना से खेल रहा है और खिलौने मान लो गिर गया है दो, अब वो कह रहा मैं गिर जाऊंगा पर खिलौना नहीं गिरना दे रहा हूं और एक आदमी टूट भी जाता है तो पता चला बाद दिन बाद पूरे दिन पड़े और जा लग कह रही तो अब नहीं लो आ रहा है, चाहे कचू हो जाए। अब वो कसम खा रहा है भाई खिलौना पे हाथ रखकर मर जाऊंगा पर खिलौने से हाथ नहीं लगाऊंगा, इतने प्रतिबंध में। अब इतने प्रतिबंध में वो बच्चा कैसा होगा, कैसा हो जाएगा, भागवे पेरेगो के नहीं, तुम बताओ, तुम फिर रहे थे, हंस गए, मतलब फिर रहे थे तुम बताओ उस घर में उसका मन लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्यों, इतने प्रतिबंध में कोई नहीं रह पाता है। लेकिन घर वाले क्या कहते हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, टूट जाओ कोई दिक्कत, नाव ले लेंगे, तो वो अपने आप संभालेगा कि बार बार ना टूटे, नुकसान होता है, वो खुद समझेगा इस चीज को, वो खुद समझेगा ना तो अच्छा विकास है। तुम बार बार समझाओगे तो ये तुम्हारे लिए ही हानिकारक है। कुछ घर में ये होता है कि बच्चों को भी डांट डांट के समझाते हैं, नहीं ऐसा नहीं वैसा, हर चीज पे कंडीशन ये हो जाते हैं कि जब वे बड़े हो जाते हैं ना
तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है, तो फिर भैया कहते क्या कर लें अब हम। अब पिताजी फिर गुस्सा हो रहे हैं, काय तो समझ में नहीं आए, जब वो समझ में आ रही तब तुम क्या कह रहे थे। फिर वो जा कह रहा होता है, तो पता चला कि घर में भी मतभेद हो रहे हैं और वो किसी काम से नहीं बचा, कुछ करने लायक ही नहीं हो, जो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि उसे डर है गलत ना हो जाए, नहीं तो अब यार कोई का कहेगा, तो निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। समझ में आया ना। तो हमारे देश में भी यही हाल चाल, प्रतिबंध बहुत सारे थे, कोई तैयारी नहीं हो रहा था, विदेशी कंपनी भारत में आने के लिए तैयार नहीं थी, भारतीय कंपनियां थी वो व्यापार नहीं कर पा रही थी क्योंकि विदेशों के लिए रास्ते बंद थे, व्यापार करने जा नहीं पा रहे थे, जाने की इच्छा होती थी तो विदेशी भी अब मना कर देते, जब तुम हमें नहीं आने तो हम तुम्हें कहाँ आने, तुम अपने घर रहे हो हम अपने घर रहे। समझ में आया ना। तो इस चीज को समझा गया और समझ के जो उन्हें ढील दी गई उसी का नाम है क्या, उदारीकरण। आओ, भारत के आर्थिक वातावरण में 1991 से अनेक परिवर्तन हुए हैं, जब देश की केंद्रीय सरकार द्वारा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं में तेज गति लाने के लिए नई औद्योगिक नीति 1991 जारी की गई। वास्तव में उदारीकरण निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रवेश और विकास पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए किया गया। आप बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर पूछ ले उदारीकरण भारत में कब से आया, वैश्वीकरण भारत ने कब अपनाया, 1991 से, ठीक है ना। लाइसेंस परमिट राज्य की समाप्ति का संकेत था, तो लाइसेंस समाप्ति कब से हुई हमारे इधर, 1991। एक दिन में पूरा खत्म नहीं हुआ था, लेकिन खत्म होना यहां से चालू हुआ है। सरकार द्वारा निम्नलिखित के माध्यम से किया गया, थोड़े से उद्योगों को छोड़कर अधिकांश में लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दी। थोड़े से 6 बताए मैंने तो। व्यवसाय कार्यों के पैमाने के संबंध, निर्णय लेने की स्वतंत्रता अर्थात व्यवसायिक गतिविधियों के विस्तार अपनाकर संकुचन पर कोई प्रतिबंध नहीं, मतलब छूट दे दी कि अपना व्यापार कैसे करना है वो करें। समझ में आया कि नहीं आया। वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता, अपना सामान बना रहे हो तो अपने हिसाब से रेट तय करो, नहीं तो पहले जैसे मैंने चाइना का समझाया था ना, समाजवादी व्यवस्था है ना वहां पर, हाँ या ना, तो वहां पे सरकार तय करती है कैसा आपको बनाना है और कितने सामान में रेट पे बेचना है। यहाँ आप देखिए आपके घर में सामान बनेगा, सरकार नीति तय कर, सरकार रेट तय करती है क्या, कौन करता है, कौन करता है, करते हैं कि नहीं। तो क्या किया है, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों के निर्धारण की, मतलब आप समझ रहे 1991 से पहले हमारे इधर ऐसा नहीं था। सोचकर देखिए सरकार कितना प्रतिबंध करती होगी, तो बेचना कितना मुश्किल हो जाता होगा, छोटे छोटे उद्योग तो आ ही नहीं पाते होंगे, तो वे सरकार तक कैसे पहुंचे, बीच में कितना भ्रष्टाचार होता होगा। बात समझ में आ रही है आपको, क्यों भारत पिछड़ा हुआ था इतने समय तक। तो ये जो आज भारत देख रहे हैं इसका तो नया रूप जो आया वो 1991 से ही आया कि नहीं आया, मतलब भारत तो था पहले से, लेकिन व्यावसायिक भारत, व्यापारियों का भारत जो देखने को मिला वो कब से मिला हमें, 1991 से। मतलब व्यापारी वर्ग यहाँ सांस ले पाया आराम से और अपना काम कर पाया, कब से हुआ, 1991 से। वस्तु एवं सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधों को हटा लेना, आयात एवं निर्यात की प्रक्रिया का सरलीकरण, कर की दरों में कमी तथा अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक नियंत्रणों का उठा लेना एवं भारत में विदेशी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी आयात करने का सरल बनाना, मतलब टेक्नोलॉजी लाना को सरल बनाना, ये सब नीति अपनाई गई कब, 1991 में, औद्योगिक नीति 1991 में। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तेज गति से विकास हेतु व्यवसाय के वैश्वीकरण के लिए आर्थिक उदारीकरण एक प्रारंभिक पूर्ति मानी जाती है, क्योंकि वैश्वीकरण तभी संभव है जब आर्थिक उदारीकरण हो। आर्थिक उदारीकरण का मतलब है बैंक लोन, व्यवसाय के लिए पैसा उपलब्ध कराना, क्यों हर व्यक्ति के पास इतना पैसा तो नहीं है तो बड़ी बड़ी कंपनी खोल ले, फिर पैसा कहां से मिलेगा, तो हमें दी गई आर्थिक उदारीकरण। अभी हमने देखा एक उदारीकरण, तो प्रतिबंधों पे उदारीकरण देखा हमने काय पर, अब हम देख रहे हैं क्या, आर्थिक उदारीकरण, मतलब कि पैसे के लिए दे देना का, कितना चाहिए ले लो। तो आप बैंक से पैसे ले पाते हैं कि नहीं ले पाते, लोन ले पाते हैं, यही कहलाता है आर्थिक उदारीकरण। क्या कहलाता है, और इस प्रक्रिया में ज्यादा कुछ कागजी काम ना होकर कम से कम कागजी काम होना। समझ में आया कि नहीं आया। तो इससे क्या होगा, व्यापार आप स्थापित कर पाओगे। दो प्रकार के उदारीकरण देखे हमने, कौन कौन से, एक तो देखा हमने प्रतिबंधों के प्रति और एक देखा हमने आर्थिक के प्रति। निजीकरण देखिए, निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण निजी क्षेत्र के उद्यमियों को हस्तांतरित करने से है। क्या, निजीकरण का अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का क्या क्या, स्वामित्व,
उनका प्रबंध और नियंत्रण किस क्षेत्र को दे देना? निजी क्षेत्र को दे देना। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं हमारे तरफ रेल देख लीजिए, रेलवे का सुन रहे थे आप, कहीं एलआईसी का सुनने लगते हो आप, सुनने लगते हैं कि नहीं? ऐसी बहुत सारी क्षेत्र जो रहते हैं वो निजी क्षेत्रों में दिया गया कि नहीं दिया गया? इसका अर्थ है देश की आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका का होना है। इस संदर्भ में एक अन्य शब्द उपयोगी है, वह है विनिवेश। को क्या कहते हैं हम? विनिवेश। अभी समझाया था कि नहीं मैंने? क्या कहते हैं? विनिवेश। जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक हिस्सा निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर देती है, उसे विनिवेश कहते हैं। इसकी परिभाषा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला पूरा का पूरा क्लियर है? मुझे लगता है विनिवेश समझ में आ गया। मैंने कहा था ना दोबारा से निवेश कर, सरकार ने तो बना ही दिया, अब दोबारा निवेश करवा रही किस चीज से? निजी से। 100% नहीं करवाती, कुछ परसेंट चलता है। जो भी आप सुनते हैं ना, सरकार पूरा नहीं बेच देती, उसके कुछ परसेंट बेचती है, कुछ पे अपना अधिकार रखती है। इसका परिणाम है होता है कि सार्वजनिक उपक्रम में सरकार का स्वामित्व निजी क्षेत्र के साथ बढ़ जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने आईपीसीएल, गेल, आईबीपी एवं मारुति उद्योग सहित बहुत से सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र से बांटा है। क्लियर है? इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न प्रकार है। सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का निजी क्षेत्र में स्थानांतरण। सरकार की सहायता का सम्मिलन यदि विनिवेश की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र का 51% से अधिक अंश प्राप्त करता है, तब इसका परिणाम निजी क्षेत्र में स्वामित्व और प्रबंधन का स्थानांतरण होता है। मतलब 51% अगर चला गया तो उसे कहते हैं ये निजी कंपनी हो गई। उससे कम होता है तो तब तक वो क्या है? सरकारी कंपनी। ठीक है ना? वैसे भी इससे ज्यादा नहीं देती, इससे ज्यादा चला गया तो मान लेते हैं कि अब ये पूरी सरकार के हाथ से जा रही है, इसलिए सरकार को पता रहता है कितना परसेंट तक हमें देना है। ठीक है ना? टीवीओ में जो आप देखते हैं सरकार बेच दी, सरकार ने बेच नहीं रहा कुछ, सरकार का कहूँ कि सब्जी मंडी लगे बैठिए था, आओ खरीद लो। सरकार उनमें परसेंट बेचती है। क्या बेचती है? जिसका नाम सुना होगा आपने, बॉन्ड बेचती है, शेयर बेचती है। ठीक है ना? तो परसेंट में बेचते हैं। 51% से ज्यादा, क्योंकि सरकार खुद का भी स्थायित्व रखना चाहती है, क्यों? फिर वो मन मर्जी चलाएंगे। क्या चलाएंगे? मन मर्जी चलाएंगे, तो सरकार नियंत्रण रख सके, इसलिए सरकार भी अपनी हिस्सेदारी रखती है उनमें। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? निजी क्षेत्र का मतलब नहीं समझे आप? पूरी कंपनी निजी क्षेत्र में न देकर उसका कुछ भाग निजी क्षेत्र में देना, ये कहलाता है क्या? निजीकरण कहलाता है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना हानि सहने वाली बीमार इकाइयों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पुनः जीवित करने के लिए की गई थी। पढ़ें दोबारा, इसका लिखा है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना क्यों की गई थी? हानि सहने वाली बीमार इकाइयों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पुनः जीवित करने के लिए। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा PIFR, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। ठीक है ना? सरकार की जो उद्योग थे जो बीमार हो गए थे, बीमार मतलब बुखार आ गया तो, मलेरिया होगा तो उन्हें दोबारा से डॉक्टर के पास ले गए, उन्हें इंजेक्शन लगवाए, आज भी फिर चालू है। समझ में आया? जैसे आपने एक अमरे बहुत ज्यादा बीमार है, बाहर पता नहीं क्या होगा, पीलिया मीडिया होगा, सरकार की कंपनी है जैसे बहुत भयंकर पीलिया हुआ है, जानते हो वो कौन है? BSNL। नाम सुना है? वो खत्म ही हुए पे आ रही कि नहीं आ रही? हाँ या ना? तो अब बाहर ले जाने की जरूरत है कहाँ? प्राइवेटाइजेशन में नहीं, बाहर में कोई प्राइवेटाइजेशन में नहीं जा रहा हूँ, बाहर इलाज करने की जरूरत है। सरकार इलाज कराए वाको, अच्छा इलाज कराए, वो इन सबसे ऊपर हो जाएगी। बताओ सरकार कितनी बड़ी पागल है। निजी क्षेत्र में लाभ पहुंचाने के लिए BSNL को गिरा दिया। जब जियो चल रही है, एयरटेल चल रही है, सरकार की नीतियों में चल रही है कि नहीं? जब ये लाभान्वित हो सकते हैं भारत में, तो सरकार की कंपनी लाभान्वित क्यों नहीं हो सकती? तो पता चला BSNL घाटे में, बाकी सब लाभ में। सरकार की नीति उसके प्रति कैसी है? खत्म है कि नहीं है? बीमार हो गई कि नहीं हो गई? अगर उसे करना है तो नीति सरकार खुद अपना सकती है, वो तो सरकार खड़ी हो जाएगी। तो सरकार के पास पैसे कमी है क्या? तो BSNL के सिग्नल नहीं मिले, मतलब क्या है? क्या है उसके सिग्नल हर जगह मौजूद नहीं है ना? मौजूद नहीं है मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रही ना, तो बीमारी कंपनी हो गई कि नहीं? समझ में आया बात? कि सरकार ध्यान दे तो वो भी कंपनी खड़ी हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा लाभ दे देगी, और उसकी आप जानते हैं उसकी रेटें जो होंगी वो इनसे कम होंगी, सरकार की है ना, तो इन पे अपने आप प्रतिबंध लग जाएगा। क्यों? BSNL की रेट कम रहेगी, तुम कहां खरीद में जाओगे? फिर जी कितने जाएंगे? ये कम नहीं जा रहे, जाही रहेंगे, अपने आप रेट करा लेंगे। तो अब देख रहे हैं इनकी रेटें कहां जा रही है, सब प्राइवेट है, सब क्या लेते फोन पे, बढ़ा दो रे, ठीक है हाँ बढ़ा लो। अब हमारे पास रास्ता ही नहीं है,
उनके तो ले सबके बड़े बड़ा आएंगे पैसे उस पर कितना कितना लगना है। अब तो आप देख रहे हैं नए सिम बंद ना हो जाए, अलग से बैलेंस डलवाओ। अगर बीएसएनएल आ जाए और वो अपनी नीतियां लगाए, मान लिया कि हाँ वो भी करे पर वो कम पैसा हम करेंगे, हम तो उसको लेने जाएंगे कि नहीं? क्यों, हम भयंकर वाले होंगे। जब जियो फ्री आदमी सो जियो ले लें। अपन तो भंडारे में ही खावे वाले हैं, पैसा कहाँ लगाए जब भंडारों ने चल रहा हो। गलत कह रहे हैं आप बताओ? भंडारा बढ़िया चल रहा है और भगवान के प्रति श्रद्धा भाव अलग आ रहा है। हमने बा भंडारे में खाना खाओ, ऐसी संतृप्त आत्मा हुई है, ऐसा लग रहा है सीधे प्राप्त हो गए हमें। तो क्या जरूरत है कहीं पैसा देकर खावे में? तुम बताओ। वो भंडारे में मजा अलग नहीं आए। हमने सुना भंडार भाव बागेश्वर धाम आए थे, जिनके अरे बिल्कुल 5 स्टार जैसी व्यवस्था है, अभी भी खावे गए। भंडारे की बात ही अलग है। वैश्वीकरण देखिए, वैश्वीकरण शब्द का अर्थ है देश के बीच की सभी व्यापारिक बाधाओं अथवा प्रतिबंधों को हटाकर विश्व की अर्थव्यवस्था का एक विशाल बाजार में एकीकरण करना। कल समझाए थे ना, विश्व को एक क्या बनाना, विश्वग्राम बनाना। क्या? विश्व को विश्वग्राम बनाना। बनाना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत में केंद्र सरकार द्वारा आयात और निर्यात पर लगे अनेक प्रतिबंधों और पूंजी तथा प्रौद्योगिकियों के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया, ताकि भारतीय व्यवसाय विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो सके। तो आज आप देख रहे हैं कि हम कहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, वहां बिजनेस कर सकते हैं, और वहां की कंपनी कोई भी व्यवसाय करना चाहे तो अपने इधर कर सकती है कि नहीं? ठीक कहते हैं क्या? वैश्वीकरण। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने नए आर्थिक उदारीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं में कमी, जैसे आयात शुल्क में कटौती और आयात को उदार अनुवादित विदेशों से अपने देश में तथा अपने देश से विदेशों में पूंजी के प्रवाह में वृद्धि, आधुनिक प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, इससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला है। वैश्वीकरण का उद्देश्य विश्व को एक ही विश्वग्राम के रूप में देखना, जिसमें विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम का मुक्त प्रवाह हो सके। हो गया ना विश्वग्राम? वैश्वीकरण समझ में आया? आज विश्व एक ही प्लेटफॉर्म पर उपस्थित है, जिससे जो खरीदना है जिससे खरीद सकता है कि नहीं। बीच में कोई नीति आती है कि आपको अमेरिका की कोई चीज खरीदना है, आप मोबाइल इंटरनेट पर डालिए, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो सरकार से पहले फोन लगा, तुम दादा का ले लें काम, तू क्या दे तो कर दो का। और पता है उत्तर प्रदेश का कुछ सामान ले रहे हो तो मामा काय मामा ले लें का कछु, ऐसा करना पड़ता है क्या? मर्जी है, वहां सामान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? डॉलर की चीज भी खरीद रहे हैं आप, कब वो रुपए में चेंज होकर आप दे देते हैं, आपको पता चलता है क्या? सब काम चल रहा है कि नहीं? व्यवसाय और उद्योगों पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव, प्रतियोगिता में वृद्धि हो गई। पूरा विश्व एक जगह आ गए ना, तो वृद्धि होगी कि नहीं? अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक आ गए। प्रौद्योगिकी वातावरण में तेजी से परिवर्तन, नए नए तकनीकें आ रही हैं, परिवर्तन की आवश्यकता, मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता, बाजार अभिविन्यास, सार्वजनिक क्षेत्र को बजटीय समर्थन का अभाव। यह है क्या? व्यवसाय और उद्योगों पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव। क्या हुआ है प्रभाव? देखिए, व्यवसाय और उद्योगों पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव देखिए। व्यावसायिक वातावरण के घटक और युक्तियां व्यवसाय और उद्योग पर अधिक प्रभाव डालते हैं। मुझे लगता है राजनीति वाली बात आ गई। राजनीति का प्रभाव व्यवसाय पे पड़ेगा कि नहीं, और व्यवसाय की नीतियों में पड़ेगा कि नहीं? सरकार की उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों का व्यवसाय और उद्योगों पर समुचित प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण भारतीय निगमित क्षेत्र के सामने अनेक चुनौतियां आ गई हैं। इन चुनौतियों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। प्रतियोगिता में वृद्धि, औद्योगिक लाइसेंस के नियमों में परिवर्तन, क्योंकि विदेशी फर्मों के प्रवेश के परिणाम स्वरूप भारतीय फर्मों के लिए प्रतियोगिता में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से सेवा उद्योग जैसे दूरसंचार, हवाई सेवा, बैंक सेवा, बीमा इत्यादि में, जो कि पहले सार्वजनिक क्षेत्र में थे, आज निजी बैंक भी आ गए कि नहीं? इंश्योरेंस भी देख रहे हैं कि नए नए आए हैं कि नहीं? तो ये क्या हो गई? प्रतियोगिता हो गई कि नहीं? इससे फायदा हुआ कि नुकसान? हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल गए ना, जहां अच्छा लगेगा वहां पैसे करेंगे। नहीं तो पहले कुछ ही थे, जैसी मर्जी चलाते थे वैसे ही करना पड़ता था ना। तो इनमें प्रतियोगिता होने से हमेशा जनता को फायदा मिलता है। किसको फायदा मिलता है? क्योंकि हमें कम पैसा में चीज मिलती है। काय मिलती है?
और कम पैसा में अच्छी भी चीज मिलती है। कम पैसा में, जैसे किसी बाजार में एक ही सामान की एक ही दुकान होगी, मनमर्जी चलेगी कि नहीं। फिर मान लो भाई एक दुकान और आ गई, चाहे सोचना पड़ेगी कि नहीं। फिर जो और जो दो रेट एक बराबर की रखेंगे कि नहीं। फिर एक तीसरा नाव आवे, अब वो नाव आवे वो बाजार में बनाने की रेट गिराए हो कि नहीं, और सामान हम कहाँ जाएंगे, सबरे नहीं जाएंगे। तो फिर ये निकला कि कोई नहीं जा रहा हूँ, ये रेट गिराएंगे कि नहीं। तो इनमें प्रतियोगिता होने से फायदा कौन है, मिलो जनता को मिलता है कि नहीं। इसलिए क्या है कि अगर किसी हम ये सोचें मेरी दुकान अकेला हो, मेरी दुकान अकेली हो एक जगह पर और कोई भी दुकान होती है, मान के चलो सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। ये तो ग्राहक का मांगे, ये समझेंगे नहीं तुम का हो। दूसरी बात में एक ही बात समझेंगे, तुम महंगो बेचोगे अकेले होगे तो। जनता की सोच है ना। इसलिए आप देखिए जब बड़े शहर होते हैं तो वे क्या करते हैं, अगर कपड़ा की दुकान खोल रहे हैं ना तो कपड़ा के मार्केट में ही जाएंगे। उनके मन में नहीं है सब्जी मंडी में कपड़ा की दुकान खोल लो, सब्जी लेवे तो आए हो, कपड़ा की दुकान देखे हो फिर यहीं से खरीद। हमने तो जो ही चलते चाहे तो चाहे खोल देते हैं कि नहीं खोलते हैं, उसका सोच रहा होता है जहां आते जनता। अब ऐसा जनता मजदूरी वाली आ रही है तो उस कपड़ा का खरीद ली। तो एक मार्केट निश्चित होता है कि हाँ ही वो दुकान खुले, तो एक प्रकार की दुकान एक जगह होगी तो उनमें प्रतिस्पर्धा होगी, उनकी ग्राहकी भी ज्यादा होगी, ग्राहक भी संतुष्ट होगा, सब काम होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कहीं बड़े शहर में चले जाओ तो पता चले इस मार्केट में ये दुकान है, और भाई सबरी दुकानें चलती है वहां पर। लेकिन एक बाजार जो बिखरा हुआ है, आज जंकाचू की दुकान कल बंकाचू की दुकान, ऐसी दुकानें खुल गई, मक्काऊ कोई मार्केट समझ में नहीं आया, कहा है वो मक्काऊ की दुकान चली सी नहीं दिखे। तो ना ग्राहक संतुष्ट ना दुकानदार संतुष्ट, अधिक अपेक्षा रखने का वाले ग्राहक। आज ग्राहकों की दावेदारी बढ़ गई है क्योंकि आज उनकी पूरी जानकारी है, बाजार में बढ़ी हुई प्रतियोगिता ग्राहकों को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय में बहुत अधिक चयन के अवसर प्रदान करती है। हम समझाए आपको कि नहीं। प्रौद्योगिकी वातावरण तेजी से परिवर्तन, प्रतियोगिता में वृद्धि फर्मों को बाजार में टिके रहने एवं बढ़ने के नए नए तरीकों के विकास के लिए बाध्य करती है। नई तकनीक के कारण मशीन प्रक्रिया उत्पाद एवं सेवाओं में सुधार संभव हुआ है। तेजी से बदलता प्रौद्योगिकी वातावरण छोटी फर्मों के सामने कठिन चुनौतियां पैदा करता है। हाँ, ये मान सकते हैं छोटा फर्म है तो उसके पास पैसा कम है तो तकनीकी भी कमा पाएगी कि नहीं, लेकिन फिर भी तो जरूरी है कि नहीं है, इससे लागत कम हो जाती है और उत्पादन ज्यादा हो जाता है। उत्पादन ज्यादा हो जाने से वो वस्तु की कीमत गिर जाती है तो वो लाभ प्राप्त कर जाता है। हाथ से सामान बनाओ तो दिन में 2 बनेंगे, मशीन से सामान बनाओ तो दिन में 100 बनेंगे। वो 100 बेच लेगा वो 2 ही बेच पाएगा, 2 बेचने वाला भाई रेट ज्यादा रहेगी कि नहीं, तो आप कम खरीदेंगे। तो 3 एक में बना लाए एक दिन में 100, वो रेट भी कम कर देगा और बेच भी लेगा तो उसे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। परिवर्तन की आवश्यकता, 1991 से पूर्व के युग के नियमों से बंधे पर्यावरण में फर्मों की नीतियां एवं कार्य स्थायी हो सकते थे। 1991 के पश्चात बाजार शक्तियां अधिक उम्र की हो गई हैं, परिणाम स्वरूप उद्योगों को अपने प्रचलन निरंतर संशोधन करना होगा, और नहीं करेगा तो दुनिया से ही हट जाएगा, वो बाजार से नहीं दुनिया से ही। जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया वे हट गए, जिन्होंने परिवर्तन कर पाया वे आज टिके हुए हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जो आजादी के समय में थी, आज उनके नाम निशान नहीं है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बाजार हम चलाएंगे, हमारे जैसा चलेगा। जबकि आप जानते हैं बाजार चलता है किससे, समाज से। समाज में परिवर्तन हो रहा है तो व्यवसाय में भी परिवर्तन होगा ही होगा। हाँ या ना। मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता, भारतीय उद्यम अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण लंबे समय से हानि उठा रहा है। नई बाजार परिस्थितियों की मांग उच्च क्षमतावान एवं अधिक प्रतिबद्ध लोगों की है, इसलिए मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता है। तो अपने इधर ITI चला रहे हैं, देखिए ITI चलती है पढ़ाई की नहीं चलती। ITI में क्या सिखाते हैं, कोई एक स्टूडेंट एक प्रकार के काम में इंटेलिजेंट कुशल हो जाता है कि नहीं हो जाता है, फिर कौशल विकास लेकर आए कि नहीं आए। बच्चों को क्या सिखाएगा उसमें, कोई एक काम करने का तरीका, क्योंकि इन बच्चों की और ऐसे बच्चों की और ऐसे तकनीकी बच्चों की आवश्यकता है आज के उद्यमों में। इसलिए हमारे इधर ITI बहुत अच्छे से चलेगा अभी तो, क्योंकि हमारे इधर प्रशिक्षित मतलब कि जो शिक्षित युवा है ना उनकी बहुत कमी है, कोई काम नहीं जानते हैं। वो पढ़ भले लाए उनने BA BL भी कर लाए उनने, सब बन गए वे तो, पर काम करवाओ ना घर को कि लाइट सुधार दे, पता तो चलो कि मिस्त्री ढूंढत कर रहा है। पूरी डिग्री कर ली तो लाइट सुधार नहीं जा रहा, मतलब आप जानते उनमें कुशलता नहीं आई है, स्किल डेवलप नहीं हो पाया है। इसी सरकार के लेके आई है नई
नई हमारी जो नीति आई है, शिक्षा नीति, उसमें देखा ना ITI लेके आई, किसी एक सब्जेक्ट को सिखाया जाएगा कि आप इसमें निपुण हो जाएं, अगर नौकरी ना लगे तो इस पे खड़े होकर आप बिजनेस कर पाए। आप समझ में आया कि नहीं आए? कम से कम इतना तो सीखें आप कि आप लाइट सुधारना क्या होता है। तो आप ITI में यही सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? और ये होना चाहिए, हमारे इधर की पढ़ाई में नहीं है, बाहर की पढ़ाइयों में ऐसा होता है। समझ में आया? बाजार अभिविन्यास, पहले व्यावसायिक इकाइयां उत्पादन करती थी और उसके पश्चात बाजार में बिक्री करती थी। दूसरे शब्दों में उनके कार्य उत्पादक मूल्य थे। तेजी से परिवर्तित विश्व में बाजार मूलक स्थिति की ओर बदलाव है कि फर्म पहले बाजार का अध्ययन करता है, उसके अनुरूप ही वस्तुओं का उत्पादन करता है। पहले बनाओ फिर बेचो। आप क्या करते हैं? पहले अध्ययन करो फिर बेचो। फायदा काय में? आपने बना लो फिर बेचो, फिर तो एक ढूंढने पड़ेगा ना, काय खरीदे होगा जो सामान बेचना है यार। मुझे अध्ययन ही कर लो ना, कि पता चला अशोकनगर का एक क्षेत्र है, यहाँ तो ऐसे लोग हैं और इतना ही कीमत का सामान खरीद पाते हैं, और यही सामान खरीद पाते हैं, वो कंपनी कोई दूसरा सामान बनाएगी क्या? इसे कहते हैं क्या? बाजार अभिविन्यास। का क्वेश्चन ध्यान रखना, नया शब्द है तो इस पे बन सकता है, ठीक है ना? क्या? बाजार अध्ययन करके वस्तुओं का निर्माण और उन्हें बेचना क्या कहलाता है? बाजार अभिविन्यास। कहते हैं ना मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट बेस्ड है मेरी वस्तु, आज जो चल रही है वही लेके आया हूं। इसलिए आपने देखा रिलायंस के मॉल का नाम है ट्रेंड, है या नहीं है? क्या नाम है? ट्रेंड। उसने क्या किया है? वैसे आपने शोरूम देखे होंगे, एक प्रकार का एक ही शोरूम होता है। ट्रेंड लेके आए, इन्होंने अलग अलग प्रकार की ब्रांड थे, उन्हें एक ही जगह लाके कर दो खड़ो। लोग वहां ब्रांड खरीदना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि एक ब्रांड पे जाते वहां एक ही प्रकार का मिलता, तो मजा नहीं आता था। फिर नए नए तो समय की बर्बादी होती थी और चीजें भी कम मिल पाती थी। ट्रेंड ने क्या किया? सारे ब्रांड मिला के एक ही जगह रखता है, खरीदने वाले जो है ना तो एक ही जगह पे चयन करके खरीद सकते। तो पता चला कि ट्रेंड की बिक्री ज्यादा हो गई उन शोरूमों की अपेक्षा। और पता एक और चला कि जो शोरूम की चीजें यहां से ज्यादा खरीदा है, बस शोरूम से नहीं खरीदी जा रही। मेरी बात समझ में आई? मान लो ये किसी चीज का शोरूम है, किसी नाम से, मान लीजिए XY नाम से, ठीक है ना? जाके पास ग्राहक मेन शोरूम पे कम जा रहे हैं और इसी ब्रांड का ट्रेंड में रखा है, यहां से ज्यादा खरीदा हो रहा है। क्यों खरीदा हो रहा है? क्योंकि अलग अलग प्रकार के ब्रांड रखे हो गए ना, तो लोग बाग ज्यादा जा रहे हैं। चयन करने के लिए उन्हें क्या मिल गया? ऑप्शन मिल गया, खरीद के ला रहे हैं। क्योंकि कंपेयर करके ही खरीदते हैं हम हमेशा, बिना कंपेयर आंखें बंद करके कौन लाता है? कंपेयर होता है कि नहीं? जहां कंपेयर करने का ऑप्शन ज्यादा मिलेगा ना, वहीं ग्राहकी ज्यादा होगी। इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि बाजार बने तो ऐसा बने ना कंपेयर हो सके। इसलिए हम चाहते हैं कि एक प्रकार की चीजें एक ही जगह बिके। इसलिए बड़े बड़े शहरों में आपने मार्केट जब बनते हैं तो पता चलता है वो कपड़ा का मार्केट, लोग कंपेयर करेंगे तो सब चलेंगे। समझ में आया? इसे कहते हैं क्या? मार्केट ओरिएंटेशन। सार्वजनिक क्षेत्र को बजटीय समर्थन का अभाव। पिछले वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय के वित्तीय के लिए केंद्र सरकार का बजटीय समर्थन कम हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में यह समझ लिया गया कि यदि इन्हें अस्तित्व में रहना है, विकास करना है, तो उन्हें और अधिक कुशल होना होगा तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने संसाधन जुटाने होंगे। समझ में आया? ये विकास करना है तो पैसा से अकेले विकास नहीं हो रहा, क्या करना पड़ेगा? आपको कुशल होना पड़ेगा। संसाधन जुटाओ, कुशल हो तो पैसा देंगे। देखा है ना, सरकारी उपक्रम होते हैं, बैठे है ना, ऑफिस है ना, कचू है ना, कचू, बस पैसा मांगा कर रहा है। पहले काम करना सीखो, ठीक है? ऐसे कुशलता अपने में लाओ तो सरकार तुम्हें बजट देगी, नहीं तो निजी क्षेत्र में देगी। कुल मिलाकर सरकार की नीतियों में परिवर्तन, विशेषता उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण सकारात्मक रहा है, क्योंकि भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग ने नई अर्थव्यवस्था के अनुपालन में भारी स्थिति स्थापना दिखाई है। भारतीय उद्योगों ने प्रतियोगिता की चुनौतियों का सामना करने के लिए युक्तियां विकसित की है एवं व्यावसायिक प्रक्रिया एवं पद्धति अपनाई है। तो फिर आता है क्या? विमुद्रीकरण, अर्थ विशेषता एवं प्रभाव। इसे और देखो, भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को एक सार्वजनिक घोषणा की। अब क्या थी घोषणा 2016 को? देखिए, जिसके अनुसार दो सर्वाधिक मूल्य वर्ग 500 तथा 1000 के नोट तत्काल प्रभाव से चलने से हट जाएंगे। केवल कुछ विशिष्ट सेवाओं जैसे उपयोगिता बिलों का भुगतान को छोड़कर इन नोटों की विधित मान्यता समाप्त कर दी गई। इससे 86% चलन मुद्रा को अवैध घोषित कर दिया गया। कितने परसेंट की? भारत के लोगों को ये अवैध मुद्रा बैंकों में जमा करनी पड़ी। इसके साथ साथ नगद निकासी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। परिणाम स्वरूप घरेलू मुद्रा एवं बैंक जमाओं की परिवर्तनीयता पर प्रतिबंध
लगा दिया गया कि घर में पैसा धर लेते हुए सबरे कहाँ जमा करवा रहे सरकार ने? कहाँ? बैंक में। तो बैंक के पास पैसा आ गया लोगों का, तो बाजार में पैसा आ गया, बाजार में पैसा आ गया तो मार्केट में पैसा आ गया और मार्केट बढ़ गया एकदम से भारत का। ठीक है ना, सरकार की नीति। तुम तो क्या कर धर लेते पैसे सब मंगा ले सरकार ने, एक नहीं दे वे गड़े गड़ा रुपये तक आ गए। तुमने कहा घर वाले पता न चले, सरकार ही पता हो तो अपने आप लाओगे। देखो तुम विमुद्रीकरण की विशेषताएं देखी कौन कौन सी है, मैं कहां से पढ़ूंगा जहां से आपको ऐसा लग रहा है। विमुद्रीकरण का प्रशासन उपाय है, दूसरा क्या है, कर आवंचन को रोकना, तीसरा बचतों को वित्तीय तंत्र में शामिल करना, और चौथा कम रोकड़ व्यवस्था का निर्माण। क्या बेहतरीन शब्द है। अब इनकी विशेषताएं देखो, परिभाषाएं देखो, उनके हिसाब से आपके क्वेश्चन बनेंगे। विमुद्रीकरण का प्रशासन उपाय, विमुद्रीकरण को कर प्रशासन उपाय के रूप में देखा गया। घोषित आय से उत्पन्न रोकड़ धारिता को नए नोटों के बदले तुरंत बैंकों में जमा कर दिया गया। करे गए थे, तुमने करे थे, कौन कौन ने? आज ने तो क्या करे, अपने पास के बैंक में लाने लग रही है, ज्यादा है नहीं है कहीं, मतलब और प्रकार के नोट थे, 500,000 कम थे। एक काम करो, सामान खरीद लो। वो दुकानदार तो मना नहीं करेगा, देवे से वो करे बदले बा को जाने अपन सामान ले जाओ, घर में सामान जरूरत है सामान खरीद लो। देने कब से बिल मिल जमा नहीं करे थे, लोन मोन जमा नहीं करे थे, फिर जमा करे आए वो भी बाद में बैठो तो कि जमा हो जाए, वाले कहीं भला भी नहीं करो, वाले समझ तो गाओ, तुमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है यही हुआ था कि नहीं हुआ था? परंतु काला धन रखने वालों को अपनी गैर अभिलेखित संपत्ति की घोषणा करनी पड़ी। अब जी कहां जाएंगे बदल के, इनके पास काला धन था, भी जाएंगे तो पकड़े होंगे, तो जितने परसेंट लौट के नहीं आया मतलब वो क्या है, काला धन। तो सरकार को ये पता चल गया कि काला धन देश में कितना है, ऐसे ही पता करेंगे कि नहीं। तो जुर्माने की दर से कर भुगतान करना पड़ा। सरकार ने उन्हें कहा जिनके पास काला धन है फिर जमा करे, वैसे हम उन्हें जेल में बंद करते और ये करते तो वे इतने परसेंट में जमा कर सकते, उन्हें इतने परसेंट रुपया मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा यार पूरा ही काल हो रहा हो, जो तो हीरा रखे सबरे कब हो रहा है, क्यों हो रहे हैं, तो कछु मूल्य के तो होने नहीं है, नहीं तो आपने पड़े ठंडन में इनसे देख देख के आंसू गोरांगे, इतनी जल गए सबरे। तो पता चला सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया कि 100 रुपया काला धन है ना, तो एक काम करो जमा कर दो, 80 सरकार डाल लेगी, 20 तुम्हें दे देगी तो अब इनकी तो मजबूरी हो गई थी ना कि 20 तो मिल रहे हैं, लेकिन सबरे सबरे क्या हो रहा है, रद्दी ताबे की। उन्हें कहा 20 तो मिल रहा है, तो सरकार ने परसेंट पे उन्हें वापस करवा लिए थे, उन्हें भी कुछ दे दिया, नजर में अलग आ गए, ये इधर था भी कालो धन, नोट डाउन हो गए भी सबरे के साथ। अगली बार जब मुद्रा नहीं आई है, जब उन पे नजर है, कहा है भाई साहब रद्दी करें, कहा उनने कहीं दाव दियो तो बचे रहे हम कर अवंचन को रोकना, विमुद्रीकरण की व्याख्या सरकार द्वारा किए गए उस उपाय के रूप में की जा सकती है जो यह संकेत करता है कि कर अवंचन को सहन अथवा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब कर को रखना, जो कहते हैं ना टैक्स जमा नहीं करते, क्या नहीं करते। अब आप देखना सरकार कितनी तेजी से आई है, ईडी के छापे आप देख रहे हैं कितने पड़ रहे हैं देश में, कौन पे पड़ेंगे, तो टैक्स जमा नहीं करेंगे। इससे क्या हो रहा है कि सरकार सहन नहीं करेगी कोई टैक्स चोरी करे। समझ में, इसी का नाम क्या है, कर अवंचन को रोकना, बचतों को वित्तीय तंत्र में शामिल करना। विमुद्रीकरण से बचतों को भी औपचारिक वित्तीय तंत्र में दिशा मिली। यद्यपि बैंकिंग तंत्र में जमा किया गया अधिकांश रोकड़ निकाल लिया जाना था, परंतु बैंकों द्वारा कुछ नई जमा योजनाओं प्रस्तुत की गई जिनसे कम ब्याज दरों पर आधार ऋण उपलब्ध करना जारी रखा गया। अब बैंक के पास पैसा बहुत आ गया ना, रखा है, लेकिन बैंक पैसा को करे, धरा धरा तो नुकसान होता है। सरकार ने, बैंकों ने क्या लोन स्कीम निकाल दी, आधार पे लोन ले लो, देखिए मिले कि नहीं, डेबिट कार्ड पे देते हैं, सॉरी क्रेडिट कार्ड पे देते हैं कि नहीं, तो दुनिया भर के बैंक लोन दे रही है कि नहीं, पैसा है तो देती है, बैंक पास पैसे कम होती तो लोन देना बंद कर देती। और आप जानते हैं ऐसा जमा हुआ था, ये नोट बंद करने तो बैंकों का पैसा हो गया था ना, पैसा हो गया तो बैंकों ने लोन बांटना चालू कर दिया। लोन बांटेंगे तो क्या करेगा, बाजार में पैसा जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है, तो फायदा हर जगह से हो जाता है कि नहीं। कम रोकड़ अर्थव्यवस्था का निर्माण,
कम रोकड़ अर्थव्यवस्था का निर्माण विमुद्रीकरण की एक अन्य विशेषता था। अधिक बचतों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली की ओर दिशा प्रदान करना, तो कर अनुपालन में सुधार। देखो अभी लोग वहां घर में पैसा रखते थे, पैसा आओ कर रख लो तिजोरी में कर लो, लेकिन जब लोग वागों ने बैंक में जमा किया ना, जब नोटबंदी हुई जब, तो पता चला कि बैंक में धरबे से अपने आप बढ़ गए रुपये। लोग वागों को मन में आ गई कि घर में धरबे से कुछ नहीं होता है, इसे कहीं ना कहीं लगाओ। तो अब व्यक्ति का हर प्रकार का व्यक्ति ये सोच रहा है पैसा धरा ना रहे, कहीं ना कहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। तो वो ऐसी जगह लगा रहा है जहां से पैसा, तो पैसा से पैसा आ रहा है। इसमें कहा गया कम रोकड़ अर्थव्यवस्था का निर्माण। तो पैसा अपने पास कम रख रहे हैं और बाजार में ज्यादा लगा रहे हैं। हर एक व्यक्ति कैसे भी करके पैसा लगा रहा है, जिसके पास जो दिमाग है। कोई ये कहता है कि जमीन खरीद दो, लगा रहा है, बेच लेंगे कहीं पैसा बढ़े, घर में तो नहीं रख रहा। कोई शेयर मार्केट में लगा रहा है, कोई सोने में लगा रहा है, कोई कैसे भी करके लगा रहा है, लगा तो रहा है ना, पर घर नहीं रख रहा। पहले के लोग आपने देखा ना घर में रखते तो चोरियां भी तो होती थी, घर में रखा होगा तभी तो चोरी होगी। आज घर में कुछ नहीं है, सारा का सारा कहां लगा है, कहीं ना कहीं लगा है। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है कि आज पैसा कहां आया है, मार्केट में आ गया है। और ये काम कैसे हुआ, नोटबंदी के बाद लोग वागों ने जाना। विमुद्रीकरण के प्रभाव, ये टेबल आपके नोट्स में दिए, इसे पढ़ना कौन कौन सी चीजों में आई है, और ये है क्वेश्चन इसके, ठीक है ना। एक क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दी जाएगी, आप लगा देना, और आपके नोट्स में भी दिए हैं। और वहां पे देखिए एक दिया होगा क्विक रिवीजन, उसके बाद पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन आपको जहां मिलेंगे टेलीग्राम पर, तो सॉरी उस पर ही तो है, ऐप पे ही है, ऐप पे मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन, भले ये ना ऐप पे, वहां से निकाल लेना आप, ठीक है। ये चैप्टर समाप्त हुआ, क्वेश्चन लगाना आप इसके, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे।